नमस्कार प्यारे साथियों, आधुनिक काल के रिवीजन के रूप में अगला वीडियो छायावाद का लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपका इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और जितने भी साथियों इन वीडियोज़ की श्रृंखला को देख रहे हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका हमेशा उनकी मैं आभारी रहूँगी और तहे दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद का सन जैसे कि माना जाता है 1920 से 1936 ईस्वी, यानी 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था। उसके प्रकाशन तो बाद में भी होता था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 ईस्वी तक इसका प्रकाशन किया। तो उसी सन तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी काल है वो माना जाता है जागरण सुधार काल। उसके बाद 1920 ईस्वी से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है 1936 ईस्वी तक, या फिर इसको प्रसाद पंत निराला युग भी कहा जाता है। शुक्ल व नगेंद्र के अनुसार छायावाद का काल 1918 से 38 माना जाता है। ये भी आपको याद रखनी है। शुक्ल व नगेंद्र के अनुसार मूलतः कल्पना और रहस्य को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में जो काव्य लिखा गया वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद की आरंभिक सीमा के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। छायावाद की शुरुआत कहाँ से मानी जाए, इसके बारे में विद्वानों में दो मत हैं। छायावाद की आरंभिक सीमा के संबंध में शुरुआत में कहाँ से मानी जाए, शुरुआत 18 से मानते हैं कुछ विद्वान 20 से मानते हैं। तो उस संबंध में दो मत हैं। 1918 से आरंभ मानने के पीछे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम छायावादी रचना झरना के प्रकाशन वर्ष के कारण नगेंद्र जैसे विद्वान 1918 ईस्वी को ही छायावाद का प्रारंभ वर्ष मानते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की जो झरना रचना है वो छायावादी प्रथम रचना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हो गया था। तो 1918 ईस्वी से नगेंद्र और शुक्ल ने शुरुआत मानी है छायावाद युग की। 1920 से मानने के पीछे विद्वानों का तर्क है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। इस कारण गणपति चंद्र गुप्त जैसे विद्वान 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग मानकर छायावाद की शुरुआत 1920 ईस्वी से मानते हैं। छायावाद का नामकरण किस प्रकार से हुआ? इस युग को छायावाद नाम सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे द्वारा दिया गया था। पांडे के द्वारा 1920 ईस्वी में, यानी छायावाद नाम इस युग को 1920 ईस्वी में मिला, लेकिन प्रथम छायावादी रचना 1918 में प्रकाशित होने के कारण 1918 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो जो पांडे जी हैं, मुकुटधर पांडे, उन्होंने 1920 ईस्वी में जबलपुर से जो श्री शारदा पत्रिका प्रकाशित होती थी, इसमें उन्होंने हिंदी छायावाद नाम से 4 लेख प्रकाशित किए थे। इसी आधार पर इस युग का नाम छायावाद पड़ा। 1921 ईस्वी में डॉक्टर सुशील कुमार सिंह द्वारा हिंदी में छायावाद नामक लेख प्रकाशित किया गया। इसमें छायावाद को अस्पष्टतावाद के नाम से संबोधित किया गया। डॉक्टर सुशील कुमार के लेख 1921 ईस्वी में आए थे, जबकि मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में लिखे थे। छायावाद की परिभाषाएँ हैं नीचे। इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से याद रखना है। कोई ना कोई आप 1-2 ऐसी लाइनों का तुक बना लें, मतलब आपस में इनको जोड़ लें और फिर आप इनको याद रखें। महादेवी वर्मा ने छायावाद को क्या कहा है, जो छायावाद की ही प्रमुख कवयित्री थी। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जिसका मूल तत्व सर्वोत्तमवाद है। यानी छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जिसका मूल सर्वोत्तमवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ हमें 2 संदर्भों में ग्रहण करना चाहिए। एक तो रहस्यवाद और दूसरा शैली विशेष या भाव पद्धति के अर्थ में। यानी एक तो इनकी छायावादी रचनाओं में रहस्यवाद देखने को मिलता है और दूसरा इनकी शैली भी अलग प्रकार की थी, विशेष भाव पद्धति थी इनकी। इसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने इसके 2 अर्थ लिए हैं छायावाद के। डॉक्टर नगेंद्र की बहुत ही फेमस परिभाषा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये आपको याद रखना है। स्थूल के प्रति, इसी नाम को घुमाकर एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था उन्होंने, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विरोध नाम दे दिया। और वहीं हम जल्दबाजी में हमारी यही कमी रहती है कि हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते, और बहुत सारे बच्चे उसका गलत कर आए थे, लेकिन ये इसका उल्टा दे रखा था। आपको याद रखना, स्थूल यानी जो बड़ा होता है उसके प्रति सूक्ष्म यानी छोटे का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। इसमें जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण है। ये दूसरी परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। यानी एक विशेष भाव पद्धति शुक्ल ने भी कहा था, लेकिन इन्होंने कहा इसमें जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण है, और इन्होंने दूसरी शैली विशेष बताया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये परिभाषा भी फेमस है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तो हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यानी जब वेदना यानी दर्द के आधार पर खुद कवि अपने आप में स्वानुभूति यानी खुद अनुभूति करने लगे और फिर उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने लगे यानी लिखने लगे, उसी नाम को हिंदी में छायावाद नाम से जाना गया। सारांश है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसा काव्य जिसमें कवि प्रकट अर्थ से कुछ अलग अर्थ प्रकट करना चाहता है, लिखता कुछ और है और अर्थ उसका कुछ और है,
अर्थात संबोधन किसी और को किया जाता है परंतु वास्तविक उद्देश्य किसी और को संबोधन करना होता है। ऐसी अस्पष्ट व रहस्यवादी कविताओं को ही छायावाद कहा जाता है। ये छायावाद की कुछ 4-5 परिभाषाएँ हैं, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषाएँ हैं, आपको याद रखनी है ये। फिर है छायावाद के विभिन्न अर्थ या नाम, यानी किसने छायावाद का क्या अर्थ क्या नाम दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा छायावाद को अनेक नामों से पुकारा गया। पहले मुकुटधर पांडे, जिन्होंने पहले बार उन्होंने इसी को छायावाद नाम दिया था, उन्होंने रहस्यवाद कहा छायावाद को। डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने अस्पष्टतावाद कहा। गणपति चंद्र गुप्त और बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति कहा। जयशंकर प्रसाद ने कांतिवाद। गंगा प्रसाद पांडे ने वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा। छायावाद का अर्थ लिया वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी। सुमित्रानंदन पंत ने सौंदर्य की छाया कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, जैसे कि इनकी परिभाषा में दिया गया है। नंद दुलारी वाजपेयी ने व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का बहान कहा। आचार्य शुक्ल ने शैली व चित्रीय चित्रभाषा और फेंटेन्समाटा यानी छायावास कहकर पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई मत के फेंटेन्समाटा शब्द से जोड़ा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छायाभास यानी छाया का आभास होना। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कविताओं की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से मानी है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव जारी ने निम्न 4 विभूतियों को हिंदी छायावादी महल के 4 स्तंभ कहा है। ये विद्वान या विदुषी हैं 4, जो किस दर्शन से प्रभावित थे और उनको क्या कहा जाता है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद इनके ये प्रभावित थे, इस दर्शन से प्रभावित थे। प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद और समरसतावाद। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के विष्णु माने जाते हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। निराला जी राव छायावाद के रुद्र या महेश माने जाते हैं, अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। और महादेवी वर्मा शक्ति या दुर्गा मानी जाती हैं, बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो मैंने तो इनको ऐसे याद कर रखा था, प्रसाद पंत निराला यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, और महादेवी वर्मा वैसे याद रह जाएंगे अलग से, शक्ति या दुर्गा। तो आप इस किसी भी प्रकार से इनको याद कर सकते हो, लेकिन ये याद करने हैं किस नाम से जाने जाते हैं और किस दर्शन से ये प्रभावित थे। फिर छायावाद में एक वरहत तरई मानी जाती है, यानी 3 प्रमुख लेखक माने जाते हैं। एक तो वरहत तरई मानी जाती है, एक लघु तरई मानी जाती है। वरहत तरई में प्रसाद पंत और निराला हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला माना है वरहत तरई में, पर 1931 में अलग अलग निबंध लिखकर इन तीनों को छायावाद की वरहत तरई के नाम से पुकारा था। यानी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने वरहत तरई में प्रसाद पंत और निराला को शामिल किया था। जयशंकर प्रसाद में मानवीय तत्वों की प्रधानता है, यानी उनकी मुख्य विशेषता क्या है। जयशंकर प्रसाद में मानवीय तत्वों की प्रधानता है। पंत में कल्पना तत्वों की प्रधानता है। निराला में बुद्धि तत्वों की प्रधानता है। ये तो छायावाद की तीनों वरहत तरई हो गई। अब छायावाद की एक लघु तरई है जिसमें 3 वर्मा शामिल हैं, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को संयुक्त रूप से छायावाद की लघु तरई माना जाता है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने भगवती के स्थान पर उदय शंकर भट्ट को लघु तरई में शामिल किया है। यानी वैसे तो लघु तरई में 3 वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, लेकिन अगर ना पूछ लिया डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो उन्होंने भगवती चरण वर्मा के स्थान पर उदय शंकर भट्ट को शामिल किया है लघु तरई में। कुछ विद्वानों ने भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद की लघु तरई में शामिल किया है। फिर है छायावाद के प्रवर्तक किसको किसके अनुसार माना जाता, किसने किसको माना है। तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कवियों को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मानने वाले विद्वान हैं और ये प्रवर्तक हैं। प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने तो माखनलाल चतुर्वेदी को माना। तो मैंने तो ऐसे याद किया था, प्रभाकर इस माचवे से माखनलाल चतुर्वेदी। आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे व मैथिली शरण गुप्त को प्रवर्तक माना है छायावाद का। नंद दुलारी वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। तो यहाँ नंद और यहाँ सुमित्रानंदन पंत ऐसे जोड़ के याद किया था मैंने, तो आप कैसे भी याद करें, लेकिन इनको याद करना है आपको। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है। सर्वमान्य मतानुसार जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे हैं छायावाद की प्रमुख विशेषताएँ। तो साथियों अंधेरा हो गया है, वैसे दिख नहीं रहा शायद अब आपको स्पष्ट। छायावाद की विशेषताओं में है, छायावाद में रहस्यवाद की भावना प्रधान है, जिसमें अज्ञात के प्रति जिज्ञासा रहती है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। ये छायावाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। छायावाद एक
शैली विशेष है। छायावाद प्रकृति में ही आध्यात्मिक सौंदर्य के दर्शन करता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद में सहानुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति की जाती है। छायावाद में प्राचीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति नए ढंग से की जाती है। छायावाद में गीति तत्वों की प्रधानता होती है। छायावाद द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों के विरोध में खड़ा हुआ आंदोलन था। छायावादी कवियों में अनुभूति की गहराई पाई जाती है। तो ये तो थी छायावाद की विशेषताएं। इसके आगे का हम थोड़ा सा और देख लेते हैं साथियों। इसके विशेष कुछ कथन हैं। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यथार्थ से मुख मोड़कर कल्पनालोक में विचरण किया। प्रश्न ऐसे आ जाए, किस युग के कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है? तो छायावादी कवियों को। छायावादी काव्य अंग्रेजी रोमांटिसिज्म यानी स्वतंत्रतावाद से प्रभावित माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना 1918 को छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में अनेक लेख लिखे थे, जो उनके द्वारा संपादित भारत नामक पत्र में प्रकाशित होते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के समर्थक कवि थे। उन्होंने कई लेख लिखे थे। छायावादी कवियों में केवल महादेवी ही पूर्णतः रहस्यवाद में डूबी हुई थी। छायावादी रचनाओं में खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है, इसलिए छायावाद को खड़ी बोली का सवर्ण युग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। छाया सर्वश्रेष्ठ रूप यानी शुद्ध खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली में इसमें रचनाएं लिखी गई, इसलिए खड़ी बोली का सवर्ण युग छायावाद को कहा जाता है। आगे हैं साथियों छायावाद के प्रमुख कवि, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा आज का वीडियो था छायावाद पर आधारित। साथियों आप लोग देखते हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत नोट्स में कुछ नया ज़रूर मिलता होगा, तो इन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और लगातार अपनी मेहनत जारी रखिए। साथियों निश्चित रूप से आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।